दोस्तों नमस्कार, खुशामदीद। आज फिर हम हाज़िर हैं साक्षी हैं शब्द में और साक्षी हैं शब्द आपका मंच है, आप इसमें आते हैं, आपकी भागीदारी होती है, हमें बहुत अच्छा लगता है और साथ ही हम इनमें जिन विद्वत-जनों को आमंत्रित करते हैं, उनकी बातों से हमारा ज्ञानवर्धन भी बढ़ता है और हमारा मनोरंजन भी होता है। तो हम हमेशा की तरह सबसे पहले साक्षी हैं शब्द में हम आप साक्षी हैं शब्द। तो दोस्तों आज बहुत हमारे लिए गौरव और सम्मान का विषय है, व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए भी और इस मंच के लिए भी, कि हमारे बीच देश के बहुत ही जाने-माने बांसुरी वादकों में से एक आ रहे हैं, उन्हें हम बहुत सम्मान के साथ बुलाना चाहते हैं और जो गुणी व्यक्ति हैं, कलाकार हैं, वो हैं श्री हिमांशु नंदा जी। हिमांशु जी, बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ इस मंच पर आपका। नमस्कार, हरिओम। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस कृपा है, चल रही है, बहुत आनंद में है। बहुत आनंद में हैं। वैसे भी कलाकार जो भी होते हैं वो एक उनके अंदर अंतर्नाद आनंद का गूँजता रहता है। तो आपको देख कर के ही एक बड़ी एक अलौकिक सा आभास होता है, एक खुशी अंदर से आती है। जिस तरह से आप को शांत और बिल्कुल एक अपनी दुनिया में मग्न दिखाई देते हैं। तो लगता है कि सच में संगीत एक ऐसी वस्तु है, चीज़ है कि जिसमें कि पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है और आप तो एक ऐसी विधा और एक ऐसी कहना चाहिए कि विधा को ही अपनाया है बांसुरी को, कि जिसका संबंध बहुत ही प्राचीन काल से है। आज से नहीं, कृष्ण भगवान को तो लोग बांसुरी और वेणु के साथ ही हमेशा उनकी कोई भी तस्वीर जो दिखाई देती है वो वेणु के साथ दिखाई देती है। और इस पर तो कितने कवियों ने कितनी तरह की रचनाएँ रची हैं। मेरे ख़्याल से कोई भी गीत या नृत्य नाटिका बिना इस वेणु के और इस गायन के अधूरा है। जैसे सूरदास का एक पद मुझे याद आता है, धनी ये वृंदावन की रेणु, धनी यह वृंदावन की रेणु, नंद किशोर चरावत गैया, मुखी बजावत बेणु। तो सूरदास ने, क्या रस बात खान ने है। भी बहुत अच्छी बात, जी, रस खान ने भी लिखा है, कान भय। रस खान ने तो देखिए गोपियों की तरफ से एक बड़ी अच्छी बात लिखी है जो आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ। कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निसी धौस रहे ये आस लगी, यह सौतिन सांसत को सही है। और आगे वो कहती है कि जिन मोही लियो मनमोहन को, यानी बांसुरी ने जिनको मनमोहन को, कृष्ण को जिसने मोह लिया है, जिन मोही लियो मनमोहन को, रस खानी सु क्यों न हमें दही है, मिली आब सवै कहूँ भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। कितनी बढ़िया बात कही है कि अब तो सुंदर है। चलो यहाँ से कहीं, जी, भाग चलते हैं। अब तो ब्रिज में या तो बांसुरी रहेगी या हम रहेंगे और बांसुरी ही रहेगी, क्योंकि यही भाती है कृष्ण को, मनमोहन को। तो सर इतने आपने ये जो बांसुरी का इतिहास है ये बहुत ही पुराना है और इस पर कुछ आप प्रकाश डालना चाहेंगे? आप बांसुरी को देखेंगे तो हमारे जी, वेदास में जी, वो उल्लेख है वीणा और वेणु की। जी। ठीक है, तो इसकी प्राचीनता अगर आप देखेंगे तो ये वैदिक काल से ही ये चल रही है, अभी तक चल रही है। हुँ। उसके बाद मुझे एक प्रसंग बहुत अच्छा लगता है जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। चलो हमें हमें बांसुरी की जो एग्जिस्टेंस है हुँ, वो कहाँ से पता चलता है। थोड़ा जो लोग शास्त्र पढ़ते हैं उनको पता है कि हमारी पुरानी लिटरेचर्स में इसकी उल्लेख है बोल के। लेकिन भगवान जी, कृष्णा जी, वो जब बांसुरी बजाना शुरू किए तब से बांसुरी की जो जी, वो बढ़ने लगी।
अभी बात ऐसी आती है कि भगवान जी ने बांसुरी को क्यों चुना। तो उस प्रसंग में कभी कोई सोचने लगेंगे तो जी, ये खाली इतिहास नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है कि वो तो भगवान है, वो गिटार भी बना सकते थे, है ना? कि कोई जी, और भी कुछ बना सकते थे। भगवान है, वाह! उस टाइम नहीं था गिटार तो बना, वीणा की तो प्रचलन थी ही उस समय, है ना? हुँ। सो गोपियों के साथ गिटार लेके क्यों नहीं घूमे, है हुँ। ना? तो बढ़िया है। बांसुरी जी, क्यों चुनी? वो प्रसंग में आप अगर जाएँगे, तब हाँ। देखेंगे कि भगवान कृष्णा जी जो हैं, वो परम योगी माना जाता है उनको, है हुँ, ना? योग की आदि गुरु भगवान कृष्णा जी को भी मानते हैं। हुँ, आप अगर बांसुरी को देखेंगे, छेद कितने हैं? हुँ, जो सही बांसुरी बजाने वाले जो कि इसकी प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों से सवाल किया जाए बांसुरी में छेद कितने हैं? जी, जो जो नहीं बजाते हैं, कोई 5 कोई 6 कोई 7 बोल देते हैं, है ना? हुँ, है तो 9 छेद होते हैं, हुँ, है ना? अच्छा, मतलब एक तो 7 स्वर के लिए 7 छेद हो गए, एक जी, बजाने के लिए 8 हो गए और एक एग्ज़िट होल होती है। जी, टोटल मिलाएँगे तो 9 छेद होती है। आप अगर ह्यूमन बॉडी को देखेंगे, उसमें कितने छेद होते हैं? तो अभी नवद्वार कहा गया है। हुँ, So हुँ, this instrument is such, it directly resembles with the human body. वाह! ये एक हो गई। दूसरी बात है, जो कि योग की प्रैक्टिस करते हैं, जो ध्यान और योग की प्रैक्टिस करते हैं, जो हुँ, कुंडलिनी की प्रैक्टिस करते हैं, उनको हुँ, पता होता है कि हर एक चक्र को एक्टिवेट कैसे किया जाता है। वो पूरी प्राण वहीं देनी पड़ती है। एक हर एक चक्र में आप प्राण दो और उस प्राण को लेके आप अपने धीरे-धीरे एक चक्र शोधन करते-करते जाओ। बांसुरी में भी जी, हम क्या करते हैं, ये जो बांसुरी ऐसे नहीं बजती है कि हम कोई ट्यूब लगा दिए कि पाइप लगा दिया वहीं से आ रही है, कोई बजा रही है। द आर्टिस्ट हू इज़ प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट ही इज़ इन्वॉल्व्ड देयर। वो पूरी प्राण शक्ति लगा के उसमें जी, से उस बांसुरी को अपने में ढाल के फिर उसमें से स्वर निकालने की प्रयास करता है। तो ये प्राणों की जो संबंध है, जो प्राण की संबंध है और ये हुँ, बांसुरी के जो 7 स्वर हैं, सो मुझे लगता है कि कहीं ना वो योग मार्ग में भी जुड़ा हुआ है। जैसे कुंडलिनी वाह! साधना करते हैं और जो स्वरों की साधना करते हैं, तो भगवान हुँ, कृष्ण ऐसे ही बांसुरी नहीं उठा ली है ना? हुँ, हुँ, एक डीपर साइंस है, डीपर थॉट है। दूसरे बोलते हैं कि जब जो कोई वेदांत की पढ़ाई करते हैं, अल्टीमेट में एक चीज़ कहा जाता है, अपने आप को खाली कर लो बोल के, है ना? हुँ, 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 खाली कर लो, खाली करोगे क्या? अपने अहंकार को खाली कर लो। वाह! तो बांसुरी यही सिखाती है। सो बड़ों ने बोला है, हमारे चिन्मय मिशन की गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी ने एक स्टेटमेंट बहुत अच्छी दी है। हुँ, बोलते हैं कि बी लाइक ए फ्लूट एंड अलाउ हिम टू प्ले थ्रू। अपने आप को एक बांसुरी बना लो और उसको बजाने के लिए मौका दे दो। सो वाह! ये जो सब्जेक्ट है, हुँ, सो हुँ, ये सारी चीज़ हम बांसुरी बजाने से सीखने के लिए मिल जाता है। कहीं कोई वाह! पढ़ाई किए ना किए, है ना? हुँ, 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 ये बजाना इंस्ट्रूमेंट इतनी अच्छी है कि इसमें पूरी अध्यात्म, पूरी योग, पूरे शास्त्र सब कुछ छुपी हुई है। इसके लिए भगवान जी ने छोटी-सी बाँसुरी तो नेचुरल्स द प्योरेस्ट इंस्ट्रूमेंट और यूनिवर्स इसमें बना। मुझे ये लगता है हिमांशु जी की एक बात और होगी संभवतः पता नहीं सही है कि नहीं कि ये सर्वसुलभ है, बहुत आसानी से बन जाने वाली है और ये हमारे यहाँ देखिए शास्त्रीय संगीत में ही बांसुरी का उपयोग होता है और लोक वाद्य के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि आदिवासी संगीत में भी सुदूर जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ भी जो उनका संगीत है उसमें बांसुरी अनिवार्य रूप से शामिल होती है। तो ये एक ऊँचे के लेवल से लेके ऊँचे लेवल का मतलब है कि शास्त्रीय संगीत के लेवल से लेकर और लोक जन-जन में जन-जन के कंठ में बसी हुई बांसुरी है, मुझे ये लगता है। इसलिए शायद
कृष्ण ने इसको उठाया होगा। हाँ, कृष्णा जी ने तो, वो लोकवाद्य है, बांसुरी एक ऐसी चीज है, हर जगह है, जी। हर जगह है ना। तो आप बोलोगे तो हर जगह है, तो वो ड्रम्स भी तो हर जगह हैं, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी है। तो भगवान जी ने हम्म। बहुत कुछ सोच के, मुझे लगता है उन्होंने डबल ट्रिपल पीएचडी करके आपके तरह कुछ, है ना, बहुत बहुत शोध बहुत करके ब- एक जी। इंस्ट्रूमेंट उठाता हूँ, है ना, हाँ, जो हाँ, कि हाँ, बस मुझे हाँ। और बाद में मेहनत करनी ना पड़े, एक बस हो गया। क्या बात कही है, बहुत बढ़िया। इस तरह से शायद कभी बांसुरी को लेके बातें हुई नहीं होंगी, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के। और थोड़ा-सा हम अपने श्रोताओं से आपको और अच्छे से परिचित कराना चाहते हैं। तो एक वीडियो हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जो हमारे दर्शकों और श्रोताओं मित्रों के लिए, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो एक वीडियो आपके ऊपर बनाया है, वो आपके लिए है। श्री हिमांशु नंदा का नाम देश के जाने माने सुप्रतिष्ठित बांसुरी वादकों में लिया जाता है। ख्याति लब्ध बांसुरी वादक पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के शिष्य हिमांशु नंदा ने बांसुरी वादन की औपचारिक शिक्षा उड़ीसा के अपने गुरुओं श्री नरेंद्र पांडा और श्री पद्मचरण पात्रा से ग्रहण की। हिमांशु नंदा उस परिवार से आते हैं जिसमें कला संस्कृति का अविरल प्रवाह सदा से बना रहा है। इनके चाचा पद्मश्री डॉक्टर श्रीनिवास उद्गाता जहां उड़ीसा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष रह चुके हैं, वहीं इनके मामा श्री शरद चंद्र रथ का नाम उड़ीसा ललित कला अकादमी के अध्यक्ष के रूप में दर्ज है। आईआईटी मुंबई में संगीत के अतिथि फैकल्टी के रूप में रहे श्री हिमांशु नंदा भारत तथा विदेशों में संगीत से संबंधित अनेक कार्यशालाएं संपन्न कर चुके हैं। इनके बांसुरी वादन के प्रदर्शन नैरोबी, जापान, जकार्ता और सिंगापुर जैसे देशों में पर्याप्त सराहे गए हैं। श्री हिमांशु नंदा गंधर्व महाविद्यालय से संगीत विशारद की उपाधि प्राप्त करने के साथ साथ सुरसिंगार संसद मुंबई से सुरमणि अलंकरण से भी सम्मानित हो चुके हैं। मूलतः भवानीपटना उड़ीसा के रहने वाले श्री हिमांशु नंदा ने पुणे को अपनी साधना भूमि के रूप में चुना और वे पुणे के निकट कोलवन में द स्कूल फॉर इंडियन म्यूजिक एंड डांस में म्यूजिक डायरेक्टर रहते हुए संगीत को आने वाली पीढ़ी तक बखूबी पहुंचा रहे हैं। साक्षी है शब्द आज के इस कार्यक्रम में श्री हिमांशु नंदा का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। ये एक छोटा सा प्रयास था हमारा। अच्छा था, लेकिन आपने जो उसकी अंतिम ये किया है, वो थोड़ा सा परिवर्तन है। जी। और मैं चिन्मय नाद बिंदु में बहुत साल एज ए डायरेक्टर काम किया। जी। अभी मैं पिछले 2 साल से वहाँ से सेवानिवृत्ति लेके मैं पुणे में ही रहता हूँ। और हमारी एक द मिस्टिक बैम्बू एकेडमी मैंने यहाँ शुरू की 2 साल पहले, और मैं उसकी फाउंडर डायरेक्टर होके हम लोग वहीं अपना अगला कार्य जो है मैं वहीं जी। करता हूँ। इस पर हम और बातें करेंगे आपके इस मिशन के बारे में, और जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो संगीत के छात्र हैं उनके लिए कर रहे हैं, और आपके कहाँ से शुरुआत आपकी हुई, इस पर बातें करेंगे। लेकिन इसके पहले बहुत सारे लोग लाइव जुड़े हुए हैं, और एक छोटा-सा ज़रूर चाहेंगे कि एक आपके आपके मुख से वेणु वादन सुना जा सके, एक छोटा-सा टुकड़ा अंश आप सुना दें तो आनंद आ जाए। लाइव कार्यक्रम में बड़ा अच्छा लगता है अगर इस तरह से सामने दिखाई दें आप, और आपके होठों पे वो बंसी लगी हो,
वेणु लगी हो और हमें सुनने को मिल जाए आपका, तो आनंद आ जाए। जी, तब तक प्रयास करता हूँ मैं। जी। जी, सॉरी मैंने माइक बंद कर दिया था। मुझे लग रहा था कि मैं भी खो गया उसमें। माइक बंद करने के बाद मुझे याद नहीं रहा कि मुझे माइक ऑन करना है। इतना सुंदर आपने बजाया, इतना मीठा और इतना कर्णप्रिय, और बाँसुरी की ध्वनि तो ऐसे भी कहीं किसी दूसरे लोक में ले जाती है। तो बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। हम उनके बारे में बात करेंगे आगे। लेकिन हम बातें कर रहे थे आपसे कि आपकी यात्रा भवानीपटना से और यहाँ तक कि पुणे और उसके बीच में चिन्मय मिशन भी आता है, वो कैसे शुरू हुई? बाँसुरी के प्रति आपका लगाव किस उम्र में हुआ और कैसे हुआ? आपके घर में तो वैसे काफ़ी विद्वान व्यक्ति रहे हैं, लेकिन ये संगीत का हमारी घर सफ़र। पे जो है मेरे जो छोटे चाचा जी हैं, वो स्कूल में हेडमास्टर रहे। तो वैसे बच्चों को डिफरेंट वेज में ट्रेन करने के लिए वो खुद भी घर पे एक बांसुरी लेके आए थे। तो घर में चाचा जी ऐसे थोड़े बजाते थे जस्ट, और हमारी छोटी जी, सी गांव है, तो वहाँ तो सीखना और ये तो कुछ था नहीं, बस ऐसे जैसे बांसुरी उठा लिया थोड़ा बजाया। तो बांसुरी जो इंस्ट्रूमेंट है वो तो मैंने बचपन से ही देखा था। स्कूल में मैं गाना गाता था, लेकिन सीखने की कोई ये नहीं थी, गुंजाइश नहीं थी। हुँ, तो हुँ, एक बार मुझे पता चला कि हमारे गांव में एक म्यूजिक स्कूल खुला है, तो मैं बहुत आनंद में गया वहाँ सीखने के लिए। तो वहाँ मेरे जो पहले गुरुजी रहे श्री नरेंद्र पंडा जी, वो बांसुरी सिखाते थे। और मैंने बांसुरी तो पहले इतनी सी देखी थी, तो हुँ, हुँ, वहाँ जाके देखा कि इतने बड़े बड़े बांसुरी हैं। सो आई गॉट फैसिनेटेड कि है क्या ये। जी, बोला कि, उन्होंने पूछा कि आप क्या सीखना चाहते हो? तो मैं तो गया था गाना सीखने के लिए। सो मैं गाना से शुरू किया, गाना सीखूंगा, तबला, हारमोनियम, वायलिन, बांसुरी सब सीखूंगा। तो दैट टाइम आई थिंक ही गेव मी समथिंग वेरी वेरी प्रोफाउंड, जो कि आज तक मुझे याद है।
वे 91 की बात है ये। बोले चूज वन एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन वन। तो ओह! कहीं ना कहीं मेरे दिल को लग गई वो बात। तो मैं बोला बांसुरी बजाऊंगा। फिर मैं बांसुरी ही चुना और कहीं दूसरी जगह अभी मुझे हारमोनियम में ऐसे ऐसे करो बोले से भी नहीं आता है मुझे। तो मैंने यही मेरी जर्नी रही और शुरुआत मेरी ऐसी हुई थी। और अच्छा, कॉलेज में उस टाइम प्रोत्साहन भी बहुत मिला, स्टेट अवार्ड्स वगैरह काफ़ी मिल गए। तो जैसे मेरी जर्नी शुरू हुई उसको कम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी अच्छी प्रोत्साहन मिल गई थी जो मुझे कॉलेज में। तो उसमें से फिर मैंने डिसाइड किया कि कहीं न कहीं मैं जुड़ा हुआ हूँ इससे और धीरे-धीरे ये आगे चलते गया आगे। अच्छा आप पद्म विभूषण जो महान बांसुरी वादक विश्व प्रसिद्ध पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं, उनके शिष्य रहे हैं आप। तो जी। कब आपने सोचा कि उनके साहचर्य में जाना चाहिए? बचपन में ऐसा है कि गुरुजी हमारे इतने महान हैं, आज पूरे विश्व में कोई भी बांसुरी उठाता है, उसके मन में एक ख़्याल तो रहता ज़रूर है, आइदर मैं जीवन में एक बार पंडित जी से मिलूँ या फिर सीखूँ। वाह! सो वैसी सोच हमारी भी थी। और जैसे मैंने बताया हमारे गाँव में ऐसी कुछ फैसिलिटी नहीं थी, तो मेरे गुरुजी बाद में जिनसे सीखा श्री पद्मचरण पात्रा जी ने, उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया कि तुम खाली हरि जी को सुनो। और मैं गुरुजी को सुनने लगा और सुनते उनका जो रिकॉर्डिंग्स था, वो सारे रिकॉर्डिंग सुनते फिर एक भाव ऐसे आने लगी कि कहीं न कहीं एक जगह जाके उनसे ही सीखना है और फिर वो आगे बढ़ने लगी। तो मैं ये आपको बता रहा था कि जो भी बांसुरी उठाता है उसके मन में एक तो रहता है कि पंडित जी से मिलें या फिर उनसे शिक्षा ग्रहण करें। तो मैं उनकी ही सीडीज़, कैसेट सुनते बड़ा हुआ। तो सबकॉन्शियस माइंड एक क्रिएट करता है अपना। तो वैसे ही एक बार मैं ईयर 2000 पे दिल्ली जाना पड़ा, मेरे पापा का बाईपास सर्जरी हुआ था वहाँ। तो पापा को लेके गया था एंड फिर वहाँ एक एडवर्टाइजमेंट देखा कि पंडित जी का प्रोग्राम है इन श्री राम सेंटर। तो मैंने ऐसी कोशिश की कि वो मैं जाऊं और देखूं। और हम ऐसे स्पिरिचुअलिटी में एक बात करते हैं कि हमारा जो पूर्व संस्कार है, हमारी जो प्रारब्ध है, वो हम अपने को अपनी डेस्टिनी तक लेके ही जाती है। जी। और वो प्रोग्राम में मुझे पास मिला नहीं था और मैं बाहर खड़ा था ऐसे ही और अ, मतलब एक रोता हुआ फेस लेके कि पंडित जी से मिलना चाहा, पास नहीं है। बट आउट ऑफ द ब्लू समबडी केम, ऐसे ऐसे किया, बोला आपको प्रोग्राम जाना है? बोला हाँ। पास चाहिए? बोला हाँ, ये लो पास। वाह! तो दैट इज, मुझे लगता है कि इट्स ए डिवाइन व्हिच हैज हैपेंड टू मी। आई फील सो ब्लेस्ड कि वो चीज़ हुआ उस दिन और मैं जाके पंडित जी से मिल पाया। तो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद उनके चरणों में गिरा, बोला कि आपसे तालीम लेनी है। और पता नहीं उनको कैसा लगा, बोले बॉम्बे आ जाओ। सो फिर आगे की कहानी और अलग है क्योंकि हर म्यूजिशियन की जो लाइफ स्टोरी है और जी। स्पेशली अपने गुरु से जुड़ने का, वो एक अनोखी है। तो ऐसे ही हमारे साथ कुछ हुआ था। बहुत अच्छी बातें आप बता रहे हैं और मेरे ख्याल से जो स्टोरी आपने जिसका एक संकेत किया है अभी कि गुरु के सानिध्य में जाने से ही मुझे लगता है कि सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बाकी तो रियाज़, आपकी शिक्षा ग्रहण करने की शक्ति और समय इस पर निर्भर करता है कि आप कितना सीखते हैं। लेकिन गुरु के सानिध्य को पा जाना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। मैं तो ऐसा मानता हूँ
और अगर इसमें संस्मरण आपके ज़रूर होंगे, क्योंकि पहले जो बहुत लोगों के सुने हैं, जो लोगों की बातें सुनी हैं, उनके अनुभव सुने हैं कि गुरुजी की बहुत डाँट खानी पड़ती है उन्हें। गुरुजी ब्रह्म मुहूर्त में उठा देते हैं कि रियाज़ करो। तो ये सारी बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, शुरू-शुरू में दिक्कतें होती हैं, लेकिन बाद में लगता है कि ये अगर ना होता तो हम शायद यहाँ नहीं होते। तो इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत देर हो गई है। आपकी बाँसुरी की मीठी धुन तो हम फिर से सुनना चाहते हैं। कुछ और सुना दें तो बड़ा आनंद आ जाए। आप क्या सुनना पसंद करेंगे, बोलिए? सर क्लासिकल का आप कोई हमारी आपने तो ट्रेडिशनल देखिए ट्रेडिशनल चीज़ सुनना चाहेंगे? जो जी, हमारी ज़रूर, ज़रूर। जो ट्रेडिशन गुरुजी सुनाएँ की आप। परंपरा है, जी, वो मैं कुछ आपको सुनाता हूँ। ज़रूर, ज़रूर, प्लीज़। थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, कर लें। एक बहुत ही सुंदर राग है, राग भूपाली। वाह! सबकी परिचित भी है। स्वागत। और गुरुजी की परंपरा में गुरुजी ने जो खास शोध किया है, वो है उनकी आलाप, उनकी जोड़ और झाला की स्टाइल जो है, वो हमारी परंपरा है। जो कि जो चौरासिया जी के ट्रेडिशन है, वो क्या है? जी, मतलब आलाप, जोड़, झाला, बांसुरी में जो बजने लगा, वो गुरुजी की कंट्रीब्यूशन है। तो थोड़ा 2-4 मिनट मैं आपको एक छोटी सी ग्लिम्प्स देना चाहता हूँ कि उसकी जो सब्सटेंस है, जो कोर है, वो क्या है। कोशिश करूँगा छोटी सी।
ओह! वाह!
वाह! निःशब्द हूँ आपको सुन के और बिल्कुल सम्मोहित सा अपने को महसूस कर रहा हूँ। और यहाँ जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो भी अपने को उसी भाव में अनुभव कर रहे हैं जिस भाव में मैं अपने को सम्मोहित सा अनुभव कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने जो लिखा है मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। नील भुटकर जी ने लिखा है, आपके सामने स्क्रीन पे भी आएगा, लव टू हियर हिमांशु भैया's बांसुरी। द ब्यूटी ऑफ फ्लूट साउंड इज ऑलवेज हार्ट टचिंग व्हेन भैया प्लेज बांसुरी। उसके बाद थैंक यू नील। और के मंजरी श्रीवास्तव ये दिल्ली से हैं, ये लिखती हैं, इतना सुकून, अंग प्रत्यंग और आत्मा तक ये धुन उतर गई, जैसे मेरी सारी रुग्णता, सारा दर्द गायब हो गया इस तान को सुनकर, एक सम्मोहन में हूं मैं। और नलिनी जोशी जी जो स्वयं गायिका हैं वो लिखती हैं, हाँ अति मधुर वादन। नंदिता चक्रवर्ती सिंगर हैं, सम्मोहित करता हुआ वादन लिखती हैं। नीलेश मिश्रा भी सिंगर हैं, पंडित जी की छवि रूप दिख रही, ये पंडित जी की तरफ मतलब पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी की छवि आप में दिख रही है, ये ऐसा कह रहे हैं। क्षितिज सक्सेना जुड़े हुए हैं, प्रतिभा जैन जी, ये सब लोग जुड़े हुए हैं। और मतलब क्या कहूँ आपको सुन करके, तो सच में कोई दूसरे ही लोक में पहुंच गया मैं तो। बिल्कुल कुछ कह नहीं पा रहा हूँ कि क्या कहूँ मैं। ये जो आपके मैंने वीडियोस कई देखे जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हैं, यूट्यूब पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं। हमने हमेशा आपको देखा कि एक प्रयोगशील आपकी दृष्टि रही है। जब भी आप कुछ करते हैं तो एक उसमें एक नयापन रहता है, एक उसमें एक्सपेरिमेंट दिखाई देता है। ये कुछ ये नहीं है कि एक ही तरह से सब कुछ चल रहा है। और कई वीडियोस आपके काफ़ी एक्सपेरिमेंटल हैं, उनमें से एक जो मैं थोड़ा-सा उसकी झलक दिखाना चाहता हूँ, वो है मानसून इन मेघालय। ये आपका क्रिएशन है, थोड़ा हम दिखाना। अद्भुत है, अद्भुत कंपोजिशन है ये। इसके बारे में बताएं। मैं जरूर बताना चाहूँगा इसके बारे में कि मेरे मन में बहुत दिन से था ये कि जो फ्यूजन म्यूजिक की एक कॉन्सेप्ट है वो
क्लासिकल म्यूजिक को हम कैसे एक बना सकते हैं कि उसकी जो कोर है, वो कोर भी जी। मेंटेन रहे और उसको हम जो कॉमन ऑडियंस है वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। बहुत लोगों ने बहुत एक्सपेरिमेंट की और सक्सेसफुली की है। और ये जो कंपोजिशन मेरे दिमाग में आया और ये सारे, मैंने एक सीडी भी रिलीज, द इनर इंस्पिरेशन बोल के, जो आप लोग स्पॉटिफाई, अमेजन म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, आप हर प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगी। आप जरूर सुनिए उसको। कंप्लीट एल्बम है अंतर्नाद, द इनर इंस्पिरेशन बोल के। तो हमने एक कोलैबोरेटिव म्यूजिक सोची कि जहाँ सारे इंस्ट्रूमेंट भी हो और एक मानसून इन मेघालय, मतलब एक पहाड़ में बारिश हो रही है, तो राग मेघ को मैंने लिया। तो उसकी जो जैसे बढ़ने लगी उसकी, समहाउ मुझे लगता है कि when we start creating and it happens, and somehow this album happened to me. तो इसकी जो वीडियोस भी बनी, इट इज़ बहुत मेहनत भी उसके लिए कि हर एक शॉट को, हर एक पोर्शन को हमने बहुत अच्छे से क्यूरेट करके ये रिलीज किया था। ये ऐसे और भी हैं। एक आपने और कंपोजिशन आपकी है, डांस ऑफ सरस्वती। हाँ जी, हाँ उसमें भी जी, हाँ आपने जी। नृत्य के प्रयोग किया। थोड़ा-सा हम दिखा दें अगर आपकी हाँ, इजाज़त हो तो? ज़रूर। हाँ जी। तो ये तो ये भी रिलीज हो चुकी है ऑलरेडी, जी। तो ये भी आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था कि डांस ऑफ सरस्वती है, कि राग सरस्वती को लेके मैंने ये किया था। तो आप उस एल्बम को भी देखेंगे, मेघ राग में थे तो मानसून इन मेघालय, सरस्वती है तो डांस ऑफ सरस्वती। सो ऐसे उसकी कॉम्बिनेशंस हैं। और ये अच्छा हमने ए बेंगलोर में एक जगह पे शूट भी किया था पूरा। हाँ जी। अच्छा, अच्छा, जी। एक जिज्ञासा थी आपसे, जो अक्सर ये इस पर बातें होती हैं संगीत जगत में, और इस पर विभिन्न राय लोगों की होती है। जैसे फ्यूज़न की आपने बात की, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उसमें संगीतकार भी शामिल हैं और जो संगीत सुनने वाले हैं वो भी शामिल हैं। वो कहते हैं कि नहीं जी, ये शुद्धता बरकरार रहनी चाहिए, उससे हम कोई समझौता नहीं कर सकते। उसमें क्या है कि उसमें आपने वेस्टर्न डाल दिया, तो उसमें आपने मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लिया और उसमें आपने रागों को तोड़-मरोड़ दिया या कुछ ऐसा कर दिया। तो ये जो धारणाएँ लोगों की हैं, क्या लगता है कि ये क्लासिकल के साथ अगर हम एक्सपेरिमेंट कुछ करते हैं, वो कोई नई चीज़ हम तैयार करते हैं, वो फ्यूज़न की तरह, जिसे फ्यूज़न नाम दिया गया है, तो क्या ये सही है? लोग जो आलोचना करते हैं कि नहीं भाई ये सही नहीं है। अभी उसकी कौन से पर्सपेक्टिव से आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। जी। हर एक हर एक विषय की एक एक दृष्टिकोण रहती है। तो हम अगर उसकी दृष्टिकोण पे जाएं और देखें तो हमको एक कंप्लीट पिक्चर मिलती है। उसको हम इस एंगल से भी देखना चाहिए, सामने से भी देखें, इधर से भी देखना चाहिए। हर एंगल से अगर उसको हम एनालाइज करें तो हमको सही पिक्चर मिलती है। अभी जो प्योरिस्ट लोग होते हैं, ठीक है, जी। जो प्योरिस्ट हैं, उनको राग संगीत के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है और नहीं करनी भी चाहिए। अभी जो स्वर और श्रुति की बात करते हैं कि दरबारी जी। में गंधार कैसी लगनी चाहिए, कि भैरव की ऋषभ और धैवत कैसी लगनी चाहिए, वो बात करते हैं जब हम, तब तो वहाँ शुद्धता की ऊपर ही बात होगी।
ठीक है। दूसरी बात ये हो गई हमारी प्योरिस्ट की लोग। दूसरी बात है, क्या जो प्योरिस्ट हैं वो लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करते क्या? जरूर करेंगे एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये जीवन जो है, जीवन तो एक एक्सपेरिमेंट है। हम लोग हर रोज अपने लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट करके चलते रहते हैं। कल क्या है बिल्कुल, आज बिल्कुल। पता नहीं है। ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल, जो सही है। म्यूजिक है जीवन जीने की एक कला है, एक शैली है। आप जी, मान लो जी। कि आपकी जो रोज खाना खाते हैं, रोटी दाल चावल खाते हैं, वो आप रोज खाते हैं, है ना? लेकिन कभी कभार रेस्टोरेंट में जाके पास्ता भी तो खा लेते हैं आप। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा कभी होता नहीं है कि अगर आप रोज वही रोटी चावल खाएं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो मन है, मन की जो तो जो कला है, कला हमेशा एक्सप्लोरेटिव होता है। वो यहाँ भी जाना चाहते हैं, वहाँ भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वहाँ भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। लेकिन बात ऐसी होती है, लोग चिढ़ते इसके लिए हैं कि सारे कलाकार इसको सीरियसली नहीं लेके डायरेक्टली स्टेज पे जाके कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। अच्छा। मैच्योरिटी लेवल नहीं आके फिर वो लोग एक्सपेरिमेंट करके डायरेक्ट जाके स्टेज में बजाने लगते हैं, है ना? तो उसमें जो कमियां दिखने लगती है, जो गुणीजन को कमियां दिखने लगती है, इसके लिए वो लोग बोलते हैं कि ये मूड नहीं बन रहा है थोड़ा। लेकिन आप हमारे गुरु जी को देखिए, पंडित शिव कुमार शर्मा जी को देखिए, कितने सारे हाँ, हाँ, डाइवर्स हाँ, वेस्टर्न हाँ। आर्टिस्ट लोगों के साथ उन्होंने ओह! एक्सपेरिमेंट किया है, सक्सेसफुली किया है, उस चीजों को बरकरार रखते हुए किया है। सो जी, जी। एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो तो आर्टिस्ट की कोर है। इम्प्रोवाइजेशन जो है वही तो हिंदुस्तानी म्यूजिक में सीखते हैं हम। तो जीवन में और नहीं वैसे लाए भी तो मतलब क्या होता ये है? जी, बाँसुरी भी शुरू में जो बाँसुरी थी, जो बजाई जाती थी क्लासिकल के तौर पे, उसपे आपने प्रसिद्ध जो बाँसुरी वादक पन्नालाल घोष जी ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग करके उसमें बहुत सारे बदलाव किए। और आज जो बाँसुरी बाँस के अलावा मेटल की भी आने लगी है, और वो फाइबर की भी बनने लगी है, और इतनी 2-2 मीटर, 3-3 मीटर लंबी बाँसुरी इस्तेमाल हो रही। तो प्रयोग जब होंगे तभी तो नई चीज़ सामने आएगी। हाँ जी। मेरे हिसाब से ये जो संगीत की जो जैसे चलती है दिशा जो है, जी। वो ऐसे एक पैरेलल चलती है। एक तो जो प्योरिस्ट है, जो प्योर है, वो प्योर भी हुँ, चलती है, और जो एक्सपेरिमेंट होती है वो भी चलती है। दोनों साथ साथ चलते हैं। ये एक्सपेरिमेंट जो जो लोग भी करते हैं, ये प्योर को जब तक नहीं जानेंगे तब तक एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। इसके लिए एक्सपेरिमेंट का जो आधार है वो प्योर है, वो प्योरिटी है, वो शास्त्र है। वो शास्त्र हुँ, को हुँ, नहीं समझ के, नहीं जान के एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकते। और हुँ, जो हुँ, शास्त्र को जानते हैं वही लोग अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं। तो ये वाह! विषय ऐसे दोनों साथ में चलता है। आप कभी भी देखो, हुँ, लोग नया राग बनाते हैं, है ना? बड़ों ने, जी, गुणियों ने कितने सारे राग बनाए। बहुत, बोलेंगे बहुत। कि इतने सारे राग है, अब करने की क्या जरूरत है? वो उसके मन में उस राग उस समय वो अपना एक्सप्रेस करना चाहा, वो रोक कैसे दे उसको? है ना? हाँ, तो जो पंडित कलाकार रविशंकर होता जी है, ने हाँ जी, जी, पंडित रविशंकर जी ने रागों की रचना की। बाबा अलादीन खां साहब थे, तो नए-नए इंस्ट्रूमेंट बनाते थे। कितने तरह के काष्ठ तरंग उन्होंने बनाया, नल तरंग उन्होंने बनाया। ऐसे इंस्ट्रूमेंट का निर्माण किया बाबा ने। तो उस्ताद अमजद अली खां कितने सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने साज़ और संगीत के साथ। तो ये बड़े-बड़े स्वयं पंडित जी, हरिप्रसाद चौरसिया जी, उन फ्लूट के साथ कितने सारे प्रयोग करते हैं, कितनी नई चीज़ें निकाल के देते हैं। तो ये तो प्रयोग अपनी जगह पे है, शास्त्रीयता अपनी जगह पे है, और बात आपने बिल्कुल सही कही कि दोनों एक-दूसरे को काटते नहीं हैं, कोई एक-दूसरे को नहीं काटता है। वो एक दोनों धाराएँ हैं जो साथ में चल रही चलते हैं। हैं, हाँ, जी, और चलनी समानांतर भी धाराएँ चाहिए। हैं और रहनी भी चाहिए। तो चलिए, बड़ी बड़ी अच्छी बातें आपसे हो रही हैं। तो बांसुरी पर बहुत समय हो गया। एक हमारे मित्र हैं इस पर, नीलेश्वर मिश्र, स्वयं गायक कलाकार हैं। तो मारू विहाग आपसे सुनना चाह रहे हैं, क्या संभव हो पाएगा? थोड़ा-सा छोटा-सा एक कितना समय है मेरे पास? समय तो है सर, समय की दिक्कत नहीं है अभी तो। आप समय जितना लेना चाहें। थोड़ा-सा एक टुकड़ा। जी, तब तक कमेंट्स में दिखा दूँ लोगों, जब तक आप शुरू करें।
ओह! वाह! क्या बात है! क्या बात वाह! वाह! कंपोजिशन बहुत बजाता हूँ। सुंदर। जी। आहा! ओह! ओह! वाह, वाह! अद्भुत, अद्भुत। इसे सुन के मुझे फ़िल्मी गाना याद आ रहा है, तुम तो प्यार हो। सेहरा फ़िल्म का। हाँ जी। शायद इसी राग पे आधारित है वो गाना। और एक गाना याद आ रहा है, मेरे किशन ने बड़ा दुख दीना। हाँ जी। तो शायद मारू विहाग पे ही दोनों गाने इस पर आधारित हैं। तो बहुत लोग, आपके शिष्य लोग भी जुड़े हुए हैं और उनमें से कुछ ज़रूर नाम लेना चाहूँगा। सुमन कुमार जी तो ख़ैर यहीं के हैं, आशा पाठक जी जुड़ी हुई हैं। चक्रधर प्रधान जी हैं। जो चखे सो जाने अमृत है, ये आयोजक को धन्यवाद। और विनोद सिंह भंडारी जी हैं, वो जुड़े हुए हैं। कई लोगों के कमेंट्स मिले हैं, बबलू गांधी जी हैं। नीलेश मिश्रा जी लिखते हैं, दोनों मध्यम का अद्भुत प्रयोग हुआ है, अभी आपने जो सुनाया। और चक्रधर प्रधान जी लिखते हैं, मेरे मानस में गुरुवर हिमांशु जी अपनी बांसुरी के साथ बसे रहे, चरण स्पर्श। तो ये सारा। गोविंदा भक्त जी लिखते हैं, राइट गुरु जी, एक्सपेरिमेंटेशन इज फाउंडेड ऑन बेस, विदाउट बेस और क्लासिक एनिक्टेशन इज बेसलेस। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग टिप्पणियां हैं और इन टिप्पणियों से लगता है कि ये सब बहुत तल्लीनता के साथ सुन रहे हैं। प्रकाश जालपुरकर जी जो स्वयं एक संगीतकार हैं, कलाकार हैं, गायक हैं, वो लिखते हैं, फ्यूज़न के बारे में उनकी राय है, फ्यूज़न अपने आप में एक प्रयोग है, ये इनोवेशन भी है। हर बात में शुद्धता की बात करना भी अशुद्ध है, संगीत में मेलोडी होना चाहिए बस। तो
ये इतने सारे लोगों ने अलग-अलग ढंग से टिप्पणियाँ की हैं और जिस तरह से आपने प्रस्तुति अपनी दी वो तो ख़ैर अद्भुत है। कुछ बातें आपसे ज़रूर हम सुनना चाहेंगे कि अभी आप जो काम कर रहे हैं अपने अपनी संस्था के माध्यम से उसके बारे में कुछ बताएँ? अभी जो हमने मिस्टिक बैम्बू की शुरुआत की, कि मैंने उसके नाम मिस्टिक इसके लिए रखा कि बांसुरी की, मैंने पहले भी आपको बताया कि बांसुरी है क्या। जी, बांसुरी को समझना ही एक जर्नी होता है। इट्स इज सो मिस्टीरियस एंड इट्स ए स्पिरिचुअल बेस, जो कि मुझे बहुत अ, अच्छा लगता है उसको जान के। हुँ, हुँ, इसके लिए मेरी संस्था के नाम भी मिस्टिक बैम्बू ही रखा। अच्छा, और हमारे यहाँ एक देखा कि गुरुजी की जो सोच है संगीत की, जो टेक्निक्स ऑफ बांसुरी है, हुँ, हुँ, एक एक साधारण सा एक सीकर जो बांसुरी सीखना चाहता है, तो बांसुरी भी इतनी पुरानी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। पन्नालाल जी की कृपा है हम सबके ऊपर कि उन्होंने बांसुरी को शास्त्रीय संगीत का मर्यादा दिया। जी, 60-70 साल पुरानी। तो हर जगह में एक बांसुरी के शिक्षक आपको नहीं मिलेंगे, गुरु नहीं मिलेंगे। लेकिन बांसुरी की आदर इतनी बढ़ गई है, गुरुजी ने इसकी इतनी प्रचार प्रसार किया है कि हर कोई हर प्रांत में बैठ के उसको बांसुरी सीखना वो चाहता है। तो जी। हमने उसके ऊपर काफ़ी सोच करके, शोध करके, मेरे और देखो पास भी एक आपने भी बाँसुरी है। बांसुरी, ये देखो। मेरे पास है भी ना? है। मैं भी इसे बजाने की कोशिश करता हूँ, इसमें अभी तक सफलता नहीं मिली है। आपसे सीखूँगा। जी। देखो आप तो पुनः ऐसे ही उड़ के आ जाएँगे 2 मिनट में। लेकिन जी, पूरे ज़रूर। विश्व में इतने सारे लोग हैं जो बांसुरी सीखना चाहते हैं, लेकिन उनको एक्सेस नहीं है। तो हमने उसके ऊपर 2 साल काम किया और हमने कुछ 108 वीडियोज़ बनाए, जो कि वाह! themysticbamboo.com बल्कि हमारी एक प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ से लोग रजिस्टर कर सकते हैं। वो कोर्सेस है, थोड़ी-सी फ़ी भरनी होती है उसके लिए। और जैसे एक बिगिनर स्टूडेंट फूंक लगाना शुरू करता है फुर्र करके, वहां से ले गए जब वो राग की एक्सप्लोरेशन करना चाहता है, उसकी जो जर्नी है वो मैंने सारी जर्नी उसमें डाल दी है। कि वाह! उसमें ना मैंने कुछ छुपा के रखा कि बचा के रखा, कि जिसी को एक्सेस नहीं है उसको वो प्लेटफॉर्म के माध्यम से themysticbamboo.com है। आप लोग जो जो सीखना चाहेंगे आप जरूर एक्सप्लोर करिए उसको, माध्यम से आपकी जर्नी तो शुरुआत कर सकते हैं, आप जरूर कर सकते हैं, और सक्सेसफुली बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। दूसरी बात है कि मैं खुद एक शिक्षक हूँ। पहले बांसुरी बॉम्बे आने से पहले मैं मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ाता था। मेरे घर में अच्छा, बहुत लोग शिक्षक हैं, मेरी मम्मी शिक्षक हैं, मेरे चाची, मेरे चाचा, सब लोग शिक्षक हैं। मैंने बीएससी के बाद बीएड भी किया है। तो ये जो सिखाने का जो चीज़ है वो मेरे अंदर है। तो गुरुजी ने जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें इतनी डेवलप की बांसुरी को मधुर बनाने के लिए, आप जब जी, उसकी प्रैक्टिस में जाएंगे, गमक की प्रैक्टिस करेंगे, मींड की प्रैक्टिस करेंगे, खटका मुर्की, इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो कि सालों साल लगता है। और मैं भी जब सिखाता हूँ, मैंने जब उसको एक्वायर करने की कोशिश की, वो भी सालों साल लगे। उसको सिंप्लीफाई कैसे कर दिया जाए, उसकी स्टेप्स कैसे बना वाह! दिया जाए, उसके ऊपर मैंने हुँ, हुँ। शोध की। और उसको मैंने एक स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मेंशन कर दिया है। ये तो गया जिसको एक्सेस नहीं है। जिसको एक्सेस है, हम लोग पेंडेमिक में हम लोगों ने क्या किया, सारे कॉन्सर्ट्स बंद हो गए। तो आर्टिस्ट तो कुछ करना चाहता है, और शिक्षक शिक्षा देना, पढ़ाना तो मुझे अच्छा ही लगता है, मेरे जहन में है। तो हमने हुँ, ऑनलाइन हुँ। बांसुरी की क्लास शुरू कर दी। और हमारे एकेडमी में अभी 150 से ज़्यादा लोग अभी लाइव क्लास में सीखते हैं। हमारी पोर्टल से अच्छा, 4000 से ज़्यादा स्टूडेंट पोर्टल में सीखते हैं। उसके बाद हमने ये भी किया कि मेरे गुरुजी ने जैसे मेरी तालीम दिया था मुझे, तो हमारी एकेडमी की विज़न ऐसे ही कुछ होनी चाहिए। तो हमारी एकेडमी में जो फुल टाइम स्टूडेंट्स होता है, जो कि जीवन देना चाहता है, उसको हुँ, हम ले लेते हैं। उनकी रहने का, खाने का सब कुछ बंदोबस्त एकेडमी कर लेती है।
उनको अभी हम जब आए थे बॉम्बे में स्ट्रगल करना पड़ा था। ऐसे क्षेत्र से स्टूडेंट्स लोग आते हैं जहाँ की उनको मतलब घर से पैसा लेना ना पड़े, सो एकेडमी के साथ थोड़ी सी काम कर लेते हैं। एकेडमी उनको स्टाइपेंड भी देती है, स्कॉलरशिप देती है। सो ये हमने एक ऐसी ब्यूटीफुल सिस्टम बना के रखा है जहाँ की जो कोई म्यूजिक में फुल टाइम देना चाहता है उसको कभी अर्थ की अभाव ना हो, कभी किसी के पास जाके उस स्पॉन्सरशिप मांगना ना पड़े, हम ही कर देंगे सब। ये एक सिस्टम बनाया। दूसरा हमने एक, मेरी सबसे अच्छी कार्य होती है जो कि कम्युनिटी क्रिएट करना, और आज मैं आनंद के साथ, गर्व के साथ कह पाता हूँ कि हमारी जो मिस्टिक बैम्बू कम्युनिटी बनी है ये थोड़े कुछ दिनों में, इट्स सच ए ब्यूटीफुल कम्युनिटी। इस कम्युनिटी में हमारे स्टूडेंट ग्रुप में किसी का कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ तुरंत कम्युनिटी खड़ा हो जाता है, उनको सहायता हो जाती है। अभी हमने सोचा कि हमारे गुरुकुल के लिए, वृंदावन गुरुकुल गुरुजी के लिए हमारी थोड़ी सी कुछ करना चाहिए, तो हमारी पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी खड़ी हो गई। हमने एक बहुत ही अच्छी डोनेशन भी भेजा गुरुजी के इसको। किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती है, कुछ होता रहती है, उनकी एजुकेशन, पूरी एजुकेशन कम्युनिटी बियर कर लेती है। कोई स्टूडेंट को म्यूजिक में एमए पढ़ना है, आर्थिक नहीं है, कम्युनिटी स्पॉन्सर कर देती है। सो ये जो ब्यूटीफुल चीजें बन गई है अभी, मुझे लगता है दिस इज व्हाट इज फुलफिलमेंट, कि हमारा काम है देना। हम अगर अच्छे से देना शुरू करें तो बाकी जो सारे कार्य होते हैं अपने आप हो जाती है। And I feel so very happy, so very blessed to be a part of this such a beautiful student community. इतने प्रिय हैं मेरे स्टूडेंट लोग, और हम तो स्टूडेंट नहीं मानते, हम तो अपने मिस्टिक बैम्बू फैमिली बोलते हैं, हम एक परिवार वो के तो अंग बन गए। जी, उस फैमिली के तो कई लोग यहाँ जुड़े हुए हैं और जो लगातार हाँ जी, हाँ। हाँ, वो आपके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं और उनके भाव आपके समक्ष आ रहे हैं स्क्रीन पे। तो ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हिमांशु जी, एक जब भी बात होती है, हम जब इस तरह के वेस्टर्न और अपने यहाँ के हिंदुस्तानी संगीत की हम बात करते हैं, तो जितने हमारे महान, चाहे पंडित रविशंकर जी का नाम लें, चाहे अली अकबर खां साहब का नाम लें, या अमजद अली खां साहब, या शिव कुमार जी, विदेशों में साज को और हिंदुस्तानी संगीत को लोकप्रिय बनाने का काम इन सब ने किया है, और जो किया है, इनका जो अवदान है उसे कोई भी भूल नहीं सकता है। जब आप बांसुरी के साथ जाते हैं विदेशों में तो वैसे भी उनकी अपनी भी बांसुरियां हैं, चीनी बांसुरी है, जर्मन बांसुरी है, और वो तरह तरह के मेटल के बांसुरी हैं उनके यहाँ, जो वेस्टर्न अपने कंपोजिशन में वो इस्तेमाल करते हैं। आपने कई विश्व के देशों में कार्यक्रम दिए हैं, तो आप जब अपनी बांसुरी के साथ वहाँ प्रस्तुत होते हैं, तो उसके लिए ऑडियंस का रिएक्शन, उसका रिस्पॉन्स, उसका एक्सेप्टेंस कैसा होता है? आपने विदेशों के बारे में पूछा, इसके लिए मैं जो बोलूँगा विदेश स्पेसिफिक रहेगा। अभी जी, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, उन्होंने ना मटेरियल हाइट में काफ़ी लोग जो ढूंढते हैं अभी एक अंदर की जर्नी, एक शांतता। तो मेरे गुरुजी से, कोई पूछेंगे आपके गुरुजी से आपने क्या सीखा, मैं बोलूँगा कि मेरे गुरुजी ने मुझे साइलेंस क्या है वो सिखाया है। वाह। तो संगीत जो है वो हमको जब तक साइलेंस की ओर, निस्तब्धता की ओर नहीं ले जाता, तो वो संगीत नहीं बनती है, नॉइज बन जाती है। क्या बात। तो हम लोग इतने सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम लोग आलाप बजाते हैं, जोड़ बजाते हैं, तिहाई, ये सारे सब म्यूजिकल एक्सपेरिमेंट स्टेज पे करते हैं एक राग के साथ, लेकिन हमारी मन एक जगह जुड़ी हुई रहती है कि मेरे संगीत से लोगों की आउटकम, लोग अगर शांत हो जाए तो वो मेरी अचीवमेंट है, और मैं हमेशा वही कोशिश करता हूँ। और ये प्रयोग मैंने विदेशों में बहुत जगह की है,
और मुझे लगता है कि जो गुरुजी का आशीर्वाद है, थोड़ा जो मैंने उनकी संगीत से सोचा है, समझा है कि व्हाई हरि जी इज, जब सा बजाते हैं तो लोग ऐसे भी देखा है, लोग रो पड़ते हैं, क्या है वो? तो वो है शांतता, और उन्होंने वो शांतता के अपने अंदर अनुभव किया है। तो उन्होंने अनुभव किया है, इसके लिए लोगों तक पहुंचता है। तो हमारी प्रैक्टिस वही रहती है कि हम अंदर से कैसे शांत हो जाए, वो हमारी म्यूजिक में रिफ्लेक्ट करती है और फिर वो लोगों तक भी पहुंच जाती है। सो आपकी बजाना, आपकी बिहेवियर, आपकी एक्टिविटीज, आपकी वर्क, हर जगह में वो रिफ्लेक्ट होने लगती है। सो मुझे तो यही अनुभव है। तो ये जो रास्ता है निस्तब्धता की आपने बात की, शांति की बात की, तो ये रास्ता ही क्या अध्यात्म की तरफ ले जाता है, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ले जाता है, जिसका आपने जिक्र अपने एक वीडियो में किया है। मैं थोड़ा सा वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो। Music is something which brings us in, brings us within. Let us explore and discover the spiritual aspect of Indian classical music. बस जरा सी झलक थी ये। तो ये स्पिरिचुअलिज्म जिसकी हम बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, तो वो क्या हर इंस्ट्रूमेंट उस तरफ ले जाता है, या शास्त्रीय संगीत में, हमारे जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है उसमें ये बात है? ये विषय थोड़ी बहुत गहरी है। जी। संगीत अध्यात्म की ओर ले जाती है, ये जो कहने वाले लोग कह देते हैं बोलने के लिए, ठीक है। अध्यात्म एक मार्ग है जिसको पहले समझनी पड़ती है, अध्यात्म होता क्या है। हम खाली स्टेज में जाके हम बोलना है कि म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो कि ये तो स्पिरिचुअलिटी है, ये तो अध्यात्म है, इसमें अंदर की जर्नी है, ये होता क्या है ना। जो प्रैक्टिशनर उसको समझा है, उसको किया है, उसको जिया है, वो दोनों को कंबाइन करके कुछ सृष्टि कर सकता है। अभी मान लो कि आपको केमिस्ट्री बहुत बढ़िया आती है ना। इसका मतलब नहीं है कि आपको फिजिक्स अच्छी आ जाए, ठीक है। आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छी से आती है, ठीक है, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि आपको अच्छी लिटरेचर आ जाए, ठीक है। ये दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं, लेकिन दोनों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अभी जो फिजिक्स पढ़ता है उसको अगर मैथमेटिक्स भी उतनी अच्छी से आती है तो इतना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन बनेगा उसका। वो है अध्यात्म और संगीत। संगीत, वाह। खाली अध्यात्म है क्या, हम जो सेल्फ बोलते हैं वो है क्या, है ना। जो ब्रह्म की बात करते हैं वो है क्या, है ना। जो मैं कौन हूँ वो जानने की हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, कमाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उनको बड़ा करते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं। ये सब लाइफ की जर्नी है। उसमें हम एक कुछ अनुभव कुछ होता है, खत्म हो जाती है। बस कभी अगर प्रश्न किया जाए कि मैं कौन हूँ, उसमें मेरी पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, क्यों मैं आया हूँ इधर, वो जो खोज है, वो खोज को ही अध्यात्म कहा जाता है। वो अध्यात्म ही उसको उसी की प्रश्न के साथ इंट्रोड्यूस कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो उस इंट्रोडक्शन के बाद फिर आप जो कार्य भी करो वो आपके मन में अहंकार नहीं रहता है, समर्पण आ जाता है, वो अध्यात्म होता है। वाह, कितनी तो जो समर्पण की भाव से अपनी कार्य करे, चाहे वो रिसर्च करे, चाहे आपकी तरह आप अभी जो कार्य कर रहे हो वो करे, या बांसुरी बजाए, या फिर खेत में घास काटे, तो सब कुछ अध्यात्म ही हो जाता है। कितनी गूढ़ बात को आपने इतने सरल ढंग से समझा दिया। और एक वीडियो मैं आपका दिखाना चाहता हूँ, आपकी परमिशन से। उसको देख के आप जो अभी आपने अंतिम वाक्य कहा, वो सिद्ध होगा कि वाकई अध्यात्म तक पहुंचना कैसे संभव होता है और किस तरह से। ये आपका वीडियो हम दिखाना चाहते हैं आपकी परमिशन के साथ।
क्षमा करेंगे। क्षमा चाहता हूँ आपसे। ये आपकी सोच है, आपकी इम्प्रोवाइजेशन है, मैं कुछ क्या बोलूँ, कुछ बोलना नहीं। धन्यवाद, आपने इतनी खोज की है मेरे ये आपने शायद मेरे सारे फेसबुक पोस्ट, सारे यूट्यूब वीडियो सब तो ढूंढ लिया होगा। बहुत सच में, और बहुत कुछ मुझे नायाब सुनने को भी मिला, आपकी चीज़ें वहाँ सुनने को मिली। सभी मित्रों से भी निवेदन करेंगे कि आपको ज़रूर ढूँढें वहाँ, और आपने जो कुछ वहाँ पोस्ट किया है उसे ज़रूर सुनें, अद्भुत है वो, सारा मैंने सुना है। तो उसी में से ये निकाला था कि जो अंतिम वाक्य आपने कहा कि अध्यात्म के लिए आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, आप जो कर रहे हैं काम, उसी में उसकी सिद्धि है। तो अपने इसको इसी अपने घर में बैठ के केला खाने से ना जरूर मिलेगा वो। मतलब ये भी एक आनंद है, देखिए कि एक समय में आप सुर लगा रहे हैं और दूसरे समय में आप केले खा रहे हैं और उसमें भी वो उसी तृप्ति और आनंद का अनुभव कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। तो बड़ा आनंद आ रहा है। और देखिए हमारे मित्र जो हैं वो फरमाइश पर फरमाइश किए जा रहे हैं। वो कोई कहता है मांड सुनाइए, कोई कह रहा है यमन सुनाइए, कोई कह रहा है पहाड़ी सुनाइए, कोई कह रहा है दरबारी सुनाइए। मतलब बहुत सारे लोगों की अलग-अलग फरमाइशें हैं। लेकिन अब फरमाइशें तो संभव नहीं है कि सारी पूरी हों, लेकिन थोड़ा-सा एक सुनना चाहेंगे आपसे, आपकी मर्ज़ी का कुछ, जो भी अभी सुनाना चाहें। तब तक कमेंट्स बहुत सारे लोगों के आ गए हैं तो श्यामल बनर्जी लिख रहे हैं, पंडित जी क्या बात, पुरी के समुद्र तट पे लहरें उठती मुझे अनुभव हो रहा है। और बहुत लोगों ने फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेज दिया, आपका आपके लिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया है। प्रकाश जोशी जी जुड़े हुए हैं, धन्यवाद। यशवंत गोडसे जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद जो आप जुड़े। तो पंडित जी को हम सुनते हैं जी। काफी सुनाता हूँ। जरूर। 2 मिनट।
वाह! वाह! बीच में व्यवधान हुआ, क्षमा चाहता हूँ। फिर से बिजली चली गई थी तो मैं बीच का अंश मैं सुन नहीं पाया। शायद हमारे लोग जो जुड़े हैं वो सुन पा रहे होंगे। लेकिन इसका एक मैं अनुभव कर सकता हूँ कि जो आपने प्रस्तुत किया है वो इनकी टिप्पणियों से जो हमारे मित्र जुड़े हुए हैं उनसे लग रहा है कि लगभग 1.5 घंटे का समय हो गया है और आपका साथ छोड़ने का जी नहीं चाह रहा है। एक एक बात रह गई कि अब जैसा कि होता है कि आपने एक मुकाम हासिल कर लिया, मुकाम तो ख़ैर कभी उसे नहीं कहूँगा मैं कि एक मुकाम हासिल कर लिया, हर वक़्त, हर समय आदमी सीखता है, नई चीज़ें सीखता है, नया काम करता है, तो आप जो कर रहे हैं उसमें आपको जिस आनंद की अनुभूति हो रही है, कुछ आगे के लिए आपने सोचा है कि शिष्य तो आपने बहुत सारे तैयार किए हैं और अभी उनको आप मदद कर रहे हैं कि वो आके सीखें या ऑनलाइन सीखें। लेकिन और इसको कैसे एक दूसरी धरातल पर इस विद्या को ले जाया जा सकता है, इसके बारे में कुछ नए विचार आपके हैं क्या? भविष्य ना किसी ने जाना है, ना किसी ने देखा जी, है ना? वो तो सही है। हम तो एक ही बात कर सकते हैं कि वर्तमान में हम क्या करना चाहते हैं। सो मेरी जो पूरी सोच होती है, वो वर्तमान में मैं क्या कर सकता हूँ। सो वही आज की सोच जो है, वो हर रोज की सोच होती है कि आज ये किया जाए तो हो जाती है। ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे फूल की एक-एक खुलते-खुलते अभी खिलने लगा है। आगे अगर माला बननी है तो अपने आप बन जाएगी वो, है ना? एक हमारा कार्य जिज्ञासा है। जी, हाँ जी, एक जिज्ञासा है सया जी, क्योंकि आप चिन्मय मिशन से जुड़े रहे, आज भी जुड़े हाँ हुए जी, हैं कहना चाहिए हाँ जी। और वहाँ नाद बिंदु के आप अध्यक्ष थे, प्रेज़िडेंट थे। तो वहाँ से जुड़ कर के आपने कितना अंतर पाया अपने में? चिन्मय मिशन जो है, मुझे जो शिक्षा दी ग्राउंडेड, है ना? जी, ग्राउंडेड क्या होता है वो मुझे पता चला। हमारे जो गुरुजी हैं स्वामी तेजोमानंद जी, उनके आशीर्वाद से वही मुझे, जो कि मेरे गाँव से बॉम्बे लेके आए थे, बिकॉज़ ही इज़ ए पैशनेट लवर ऑफ म्यूज़िक, कि मैं जब हरि जी से सीखने के लिए उनका ये मिला, तभी स्वामी जी ही मुझे अपने गाँव से लेके आए थे मुंबई में। तो हिज़ पैट्रोनेज, हिज़ टीचिंग और जो वेदांत को करीब से समझने की जो मौका मिला, हम कहाँ तक उसको जानते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन उसकी जो गूढ़ता, जो वेदांत में कहा गया, जो इंडियननेस है, व्हाट इज इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन जो है, हम भारतीय में भारतीय वो होके भारत की जो चीज है, वो जो जी। है उपनिषद क्या है, उसकी कोर क्या है, भगवत गीता की कोर क्या है, वो उनकी कृपा है। तो आज मेरी जो भी कार्य है वो सारे मैं उनको देखता हूँ, हरि जी को देखता हूँ, उन्होंने कैसे किया है। अगर उनकी छोटी सी भी, इतनी सी भी रिफ्लेक्ट हो जाए मेरे कार्य में, तो मैं वाह! सोचूंगा कि मेरी कार्य सही दिशा से जा रही है। वाह! अद्भुत, अद्भुत। तो बहुत अच्छा लगा हिमांशु जी आपसे मिलकर और इतना कुछ आपसे जानने और सीखने का अवसर मिला। तो मेरे लिए तो ये अद्भुत क्षण है और जो लोग जुड़े हुए रहे और उनके लिए भी एक मुझे लगता है कि जो टिप्पणियाँ उनकी हैं उससे ज़ाहिर होता है कि उन्होंने बहुत लुत्फ़ उठाया, आनंद उठाया इस कार्यक्रम का और बहुत आपसे प्रभावित हुए। आपने जो दिखाया यहाँ, अपनी कला का प्रदर्शन किया। तो सच में जो एक हमारे मित्र ने लिखा कि इसमें पंडित जी की छाप है या पंडित जी दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक मुझे लगता है कि शिष्य की इससे बड़ी प्रशंसा हो नहीं सकती है। तो मुझे लगता है कि अगर गुरु की एक झलक भी अगर हासिल हो जाए शिष्य को, तो ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है उसके लिए। गुरु जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बस गुरु जी जो हैं हमारे, वो तो सूर्य के समान है। हाँ, जब एक सबसे बढ़िया चीज गुरु जी में जो मैं प्रभावित बहुत हुआ हूँ, हमारे म्यूजिक घराने में ऐसे कहा जाता है कि गुरु जो होते हैं ना, अपने विद्या को अपने लेगेसी में ही रखना चाहते हैं। हुँ, हुँ। उस्ताद कभी अपने लड़की को नहीं सिखाएंगे क्योंकि दूसरे घर में चली जाती है, बल्कि खास ओह! अपने लड़के को ही सिखाएंगे।
दूसरे स्टूडेंट की तालीम अलग होगी और लड़के की तालीम अलग होगी। ये जो ये जो है ना, वो हमने अपने गुरुजी में नहीं देखा। हम सब लोग एक ही साथ क्लास में बैठते थे। वहाँ भी राकेश भैया, रूपक भैया, जो हमारे जो सीनियर बड़े भाई हैं, वही भी वहीं बैठते थे। शिक्षा एक ही साथ, एक ही जैसे सबके लिए समान है। सूर्य की प्रकाश जैसे एक साथ पातर अंतर भेदभाव नहीं करता, क्या तो ऐसे ही गिरती रहती है। वही हमारी गुरुजी की तालीम है। और हम क्या सीखे हो, तो वही सीखे हैं हम लोग, भेदभाव नहीं रखने का। बस जो ज्ञान है वो भगवान, गुरुजी वही बोलते हैं, जो ज्ञान है भगवान की, सरस्वती माता की है, तो उसको देना है, देते रहो। हमारी क्षमता जितनी है, हमको जो छोटी सी उनकी एक कण अगर भी हमको मिली है, तो उसको वाह, अगर हम जितना दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, बस यही हमारी जीवन की पर्पस ऑफ लाइफ जो है बोलते हैं। वाह, बहुत चलिए, अभी सुंदर करते रहते हैं, विचार हैं आगे आपके। जैसा चलेगा। जी, जी, बहुत, बहुत सुंदर विचार हैं आपके। और अब आपका भी बहुत समय हमने लिया, क्योंकि आप भी बहुत व्यस्त रहते हैं, आपके क्लासेस होते हैं, आपके लेक्चर्स होते हैं और तमाम एंगेजमेंट्स आपके होते हैं। लेकिन आपने इतना समय हमें दिया, तो हम बहुत आभारी हैं आपके, जो इतना समय और आपने किशोर दिया जी, है। हम भी आपके बहुत आभारी हैं कि आप हमारे तक पहुंच गए। अरे! है ना? बस, बस पहुँच जनरली गए। मैं इतने इतने पैंडेमिक में, मैं शायद ये मेरा दूसरा फेसबुक लाइव है। मैंने कभी अच्छा, किया अच्छा। भी नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे हाँ। आपका मैसेज है, हमारे मित्र हैं श्यामल जी, ये तो उन्होंने श्यामल कहा दा कि की कृपा है जी, हाँ श्यामल दा जी, ने तो जोड़ा, हमने कहा आप आपने तक पहुँचाया, माध्यम तो वही बने। उन्हें धन्यवाद ज़रूर देंगे हम हाँ जी, यहाँ हाँ से। जी। तो और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आपसे जुड़े, आपके बारे में जाना, आपके कार्य को जाना। तो जी, शायद हम नहीं मिलते तो नहीं जानते, और आगे भी और जुड़े रहेंगे। अभी तो बांसुरी उठा ही लिया है आपने, तो अभी तो हाँ, आपकी हमने छुटकारा उठाया भी है, नहीं बस है। आपके आपके आपका शिष्यत्व मुझे ग्रहण करना है, और फिर देखिए कितना आपसे ले पाता हूँ। लेकिन जाने के पहले हिमांशु जी, थोड़ा-सा समय हम चाहते हैं कि आप सरस्वती की इतनी बात की, हम सब लोग सरस्वती की अभ्यर्थना करते हैं, तो राग सरस्वती में एक छोटा-सा सुन लें हम लोग, और फिर समापन करें कार्यक्रम का, अगर संभव है, अगर आप थोड़ा चाहें तो। कठिन कर देते हैं। नहीं, अगर अभी उसको मिलाने में। सबसे मजे की बात क्या होता है बोलो? जब ऐसे कुछ गुंजाइश होती है, हम हाँ हाँ। भी नहीं बोल सकते, ना बोलने की तो सवाल ही नहीं होता। नहीं, बहुत और जो कृपा होगी अब और थोड़ा-सा आप इतनी ऐसे प्रेम से बात कर रहे हैं, आनंद आ रहा है अरे! हमको। जी, जी, थोड़ा-सा हो प्रयत्न जाए तो। करेंगे 2 मिनट में। जी, जी। हाँ, बस, बस, बस तब तक मैं लोगों के नाम ले लूँ कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रीतम वैद्य जी, बबलू गांधी जी, और टिप्पणियाँ तो इतनी अद्भुत-अद्भुत लोगों की हैं कि मैं क्या बोलूँ इनके बारे में। जी, आप प्रस्तुत करें।
क्या बात हाँ, क्या बात वाह! हाँ, ओह हो, हो! क्या धन्यवाद। मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ, इतना बहुत वक़्त लिया आपका मैंने और मैं बहुत धन्यवाद आपको करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आपने इस शो को और हमारे इस मंच का बहुत गौरव बढ़ाया। हिमांशु जी, आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। हरि ओम। नमस्कार।